बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम अनुभववाद के प्रकार करेंगे और अनुभववाद के प्रकार की जहाँ तक बात है, इसके लिए अपन कहेंगे कि एक कॉप्लान ने इस पद्धति के दो प्रकार बताए। एक तो सेमेंटिक और दूसरा ज्ञानबोध। सेमेंटिक अनुभववाद वो अनुभववाद है जो इसके अनुसार, मतलब इस वाद के अनुसार ज्ञान और अर्थ दोनों ही किस पर आधारित होते हैं? अनुभव पर आधारित होते हैं। इसमें प्रस्तावना को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता की खोज अनुभव के संदर्भ में की जाती है। वर्तमान में तीन प्रकार के जो है हम कह सकते हैं कि सेमेंटिक जो है अनुभववाद वो तीन प्रकार का होता है। पहला है तार्किक अनुभववाद, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों हमको कि इसमें किसी भी कथन को तब तक सही नहीं माना जाता जब तक कि वह आनुभविक आधार पर सत्यापित करने योग्य नहीं होता। जब यह आनुभविक आधार पर सत्यापित करने योग्य होता है तो इसे तार्किक अनुभववाद या उस कथन को तार्किक मान लिया जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है क्रियात्मकवाद अनुभववाद। सेमेंटिक अनुभववाद का ये दूसरा प्रकार है। ये अनुभववाद ये अनुभवजन्य तथा इंद्रियजन्य ज्ञान को क्रियात्मक संदर्भ में रखकर देखा और परखा जाता है, तब उसे अर्थ प्रदान किया जाता है। अर्थात कोई भी घटना, कोई भी क्रिया जब अर्थपूर्ण होती है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, तो वो क्रियात्मकवाद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। तीसरा प्रकार है सेमेंटिक अनुभववाद का। इसमें किसी भी कथन के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें शाब्दिक अर्थ का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें परिणामों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुभववाद के दूसरे प्रकार की, और वो है बोधगम्य अनुभववाद। बोधगम्य अनुभववाद जो है, इसमें ज्ञान का माध्यम इंद्रियां होती हैं। इस वाद में निष्कर्ष निगमनात्मक पद्धति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इसमें सामान्यीकरण, जो भी निष्कर्ष आते हैं उनको सामान्यीकरण किया जाता है और तार्किक ज्ञान को इसमें बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो ये है बोधगम्य अनुभववाद। बच्चों, अब हम करेंगे अनुभववाद की उपयोगिता अथवा महत्व। इससे पहले ये करें हम, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपसे ये छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। अनुभववाद के प्रकार बताइए, तो आप बोलोगे कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, एक सेमेंटिक और दूसरा ज्ञानबोध। फिर सेमेंटिक के तीन प्रकार मैंने आपको बताए, तार्किक, क्रियात्मक और व्यवहारवाद। अब हम करेंगे अनुभववाद की उपयोगिता या महत्व। ये भी आपको दो इसकी उपयोगिता पूछी जा सकती है, दो महत्व पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम कहेंगे सबसे पहली जो उपयोगिता है अनुभववाद की वो ये है कि यथार्थ एवं विश्वसनीय अध्ययन है। ये इस पद्धति के द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है बच्चों, ये वास्तविक होते हैं। इसलिए इन अध्ययनों की यथार्थता एवं विश्वसनीयता पर कोई शंका, कोई संदेह, कोई शुबा नहीं किया जा सकता। दूसरा है सत्यापनशीलता, वैलिडिटी। आनुभविक पद्धति का एक प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद है जो सत्यापनशीलता पर विशेष महत्व देता है, सत्यापनशीलता को या बल देता है। इसमें अपन कहेंगे कि इसमें उन कथनों को ही मान्यता दी जाती है जिसकी आनुभविकता के आधार पर जांच संभव हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविकता का अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा मानव के वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन करने पर विशेष आग्रह, विशेष जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है गुणात्मक अध्ययन संभव। आनुभविक पद्धति के द्वारा गुणात्मक तथ्यों का अवलोकन, परीक्षण और संग्रहण किया जाता है। इसलिए ये पद्धति गुणात्मक तथ्यों की तुलना करना संभव
बना पाती है, कर पाती है। इस पद्धति के में इसलिए विश्वासों मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। ये पद्धति अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए इसमें गुणात्मक जो अध्ययन है उनके लिए विशेष उपयोगी विधि है जिसके माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। बच्चों, नेक्स्ट है क्रियात्मकता। इस पद्धति के द्वारा क्रियात्मक परिभाषाओं का निर्माण किया जाता है। इसका कारण है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुअर्थक होते हैं। एकाधिक अर्थ के कारण अध्ययनकर्ता क्रियात्मक परिभाषाओं का निर्माण करके उस भ्रम को दूर कर देता है जो बस एक ही शब्द के जब विभिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका अनुभववाद की उपयोगिता या महत्व। लास्ट में हम करेंगे अनुभववाद की सीमाएं। पहली है इसमें सीमा कह लीजिए, दोष कह लीजिए। इसमें हम कहेंगे सबसे पहला है वस्तुनिष्ठता का भाव। सामान्यतः अनुभवजन्य ज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता का तत्व समाविष्ट हो जाया करता है, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। वस्तुनिष्ठता इसमें कम होती चली जाती है। दूसरा है सीमित अध्ययन। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से केवल एक छोटे क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, सीमित घटनाओं का अध्ययन किया जाना संभव हो पाता है। इसलिए विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन के लिए ये विधि उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट है अनुभव की सीमितता। इंद्रिय जन्य अनुभवों के द्वारा सीमित ज्ञान ही संभव हो पाता है और संपूर्ण वास्तविकता का ज्ञान अनुभव पर आधारित विधि से प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। सीमित ज्ञान प्राप्ति इस विधि की लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है तार्किकवाद की विरोधी। ये विधि तार्किकवाद और बौद्धिकवाद की विरोधी है और आलोचक है, जबकि सत्य तो ये है कि मानव ने विस्तृत ज्ञान का संकल्प इन विधियों के द्वारा ही किया है। और अंतिम जो सीमा है, दोष है, वो है दक्ष अनुसंधानकर्ताओं का अभाव। बच्चों, इस अनुभाविक पद्धति में अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण एवं तथ्य संग्रहण के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता, अनुभवी अवलोकनकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जिसका विज्ञान जगत में अभाव है। इसलिए इस विधि की ये भी एक सीमा कही जा सकती है कि दक्ष अनुसंधानकर्ताओं को छांटना, उनको ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होता है, संभव नहीं हो पाता है। इस तरह से बच्चों आज अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे कल मंडे से। और इसमें जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझसे बात कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसके लघुतरात्मक प्रश्न भेजूंगी, जिससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। असाइनमेंट है आपके लिए, वो मैं आपको भेज रही हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।